हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम करेंगे ग्रेविटेशन का पुराना क्वेश्चन जो नीट में आया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए वेलकम टू आवर चैनल यशवंत सर फिजिक्स। स्टार्ट करें बच्चों, चलिए वेरी गुड। तो देखो हम शुरुआत करेंगे बच्चों 2014 से 2014 से हम पहला क्वेश्चन लेंगे, जैसा आप बोर्ड पे देख रहे होंगे 2020 तक का। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन ही जो है वो ग्राफ का क्वेश्चन आ गया बच्चों। ग्राफ के क्वेश्चंस आते रहते हैं नेट में। क्वेश्चन क्या है कि आपको ड्रॉ करना है ग्राफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी, और किसके साथ, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ये ग्राफ खींचना है बच्चों। इसमें लोगों को बड़ी दिक्कत हुई थी, मैं बताता हूं क्यों। एक्चुअली लोग क्या करते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है उसको वो लिखते हैं Gm/r², मोटा मोटे से लिखते हैं। अब यहां पे दिक्कत ये हो जाती है कि जब हम इसके ऑप्शंस देखेंगे तो उसमें जो पहला ऑप्शन है वो मेरा मान लो ऐसे दे रखा है, ये अर्थ का सेंटर, ये रेडियस, और रेडियस के बाद फिर ऐसे। तो लोग जनरली इसको टिक कर देते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि सर ये जो है मेरा वो पॉजिटिव में है तो ग्राफ मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव में होगा। यहीं पे सारी प्रॉब्लम हुई है। बहुत सारे बच्चों ने ये गलती की है। ये ग्राफ इसका नहीं होगा, ये ग्राफ इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो अब समझिए। कहा कि देखो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उसको हम Gm1m2/r² लिखते हैं, लेकिन जब इसको आप वेक्टर फॉर्म में जाओ या नॉर्मल आप ऐसे समझो कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और अट्रैक्टिव फोर्स जब भी होगा तो वो नियम कायदे के हिसाब से नेगेटिव फोर्स होना चाहिए। वो नेगेटिव फोर्स ही अट्रैक्टिव फोर्स होता है। हम इस नेगेटिव साइन को इग्नोर करते रहते हैं अपने थ्रू आउट अपने पूरी स्टडी में, लेकिन यहां जब इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो वहां फंस जाते हैं। तो ध्यान रखिए, आप जैसे करते थे वैसे ही करना है, लेकिन जहां ग्राफ की बात आए तो ध्यान रखना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मेरा अट्रैक्टिव फोर्स होता है तो वो नेगेटिव साइन के साथ इनफैक्ट होता है। और अगर ये फोर्स मेरा नेगेटिव में है यानी अट्रैक्टिव फोर्स है तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी मेरा अब मानो क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होगा। और जैसे ही ये नेगेटिव होगा तो ये तो पक्की बात है कि ग्राफ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हो ही नहीं सकता है। तो कहां होगा, तो जो दूसरा आपका जो ऑप्शन था हम वहां पे टिक करेंगे। और कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं। तो जो मेरा ये वाला ऑप्शन है हम इसको टिक करेंगे। ये मेरा रेडियस हो गया, ये मेरा ओरिजिन हो गया, ये मेरा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां, नेगेटिव में। कौन सर आपने ग्राफ ये रेडियस तक यानी इनसाइड द अर्थ स्ट्रेट क्यों लिया। तो देखो जब आप इसका फॉर्मूला देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का किसी भी सॉलिड स्फीयर में, तो अर्थ भी तो सॉलिड स्फीयर है, तो वो मेरा होता है -Gm/r³ इनटू जो रेडियस है वो यहां, सॉरी जो डिस्टेंस है वो, तो हमने क्या देखा, इनसाइड जो है जो मेरा डिस्टेंस है वो इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस में। तो ये मेरा माइनस में था तो है तो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर माइनस की वजह से नीचे आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। और ये मेरा हो गया इनसाइड, और जो आउटसाइड फील्ड होता है वो मैं यही लिख देता हूं, वो मेरा माइनस में ही होता है, पर r का स्क्वायर यहां पे होगा, ये r का स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हमने क्या देखा, जो इंटेंसिटी होती है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वो 1/r² होता है माइनस में, कहां पे, तो आउटसाइड द अर्थ सरफेस। तो ये मेरा ग्राफ मेरा यहां से ऐसे आ गया। ठीक है बच्चों, इसमें बहुत कंफ्यूजन था लोगों को, तो थोड़ा गौर से देखना मैंने इसको कैसे समझाया है। ये गलती कभी मत करना कि ये वाला 90% बच्चों ने इसी में टिक किया था, और उनकी गलती है मैं इसलिए नहीं मानूंगा कि हम आंख मूंद करके इसको प्लस प्लस लेके काम आगे बढ़ते हैं, लेकिन सच में ये क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से
जो इंटेंसिटी होती है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वो नेगेटिव होती है। तो ध्यान रखना, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये 14 का। नेक्स्ट हम करेंगे 14 का ही दूसरा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों। ये क्वेश्चन जो है ये ब्लैक होल्स पे है। अब जिनको ब्लैक होल्स के बारे में पता है वो तो इसको ट्राई कर सकते हैं या उन्होंने किया होगा, जिनको नहीं पता है वो तो नहीं कर पाए होंगे बच्चों। तो देखो, सबसे पहला तो आपको ये जानना है कि ब्लैक होल्स क्या होता है, तभी इसको कर पाएंगे। वैसे मैं क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। कहा कि जो ब्लैक होल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जब कोई बहुत बड़ा स्टार या कोई बहुत बड़ा मैसिव बॉडी जब वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब उसकी डेथ होती है तो वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बिल्कुल श्रिंक कर जाता है। जो बहुत बड़ा स्टार होता है, आपको यकीन नहीं होगा, जिसका रेडियस थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स इवन कि लैक्स ऑफ किलोमीटर्स में होता है, वो फ्यू मीटर्स रेडियस में वाले स्फीयर में कन्वर्ट हो जाते हैं ब्लैक होल्स। यानी बड़े बड़े स्टार्स जो हैं, जब उनका डेथ होता है, पूरा प्रोसेस आप देखना, तो वो श्रिंक करते करते इतने छोटे हो जाते हैं कि सारा मास उनका एक छोटे से फुटबॉल जैसे शेप में आ जाता है। अब देखो इससे होता क्या है, हमें पता है जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी जी की जो वैल्यू है वो Gm/रेडियस का स्क्वायर होती है। हम जिस स्टार की बात कर रहे हैं अभी हम जी उसकी बात करेंगे, यह अर्थ का जी नहीं है। अब देखो मास तो उसका कांस्टेंट है, ये जी तो कांस्टेंट है ही। अब अगर आर ये बहुत छोटा होता चला जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये जी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। यानी जो उसका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, यानी जो उसका जो फोर्स है, ग्रेविटी लगाने का जो फोर्स है, वो आप कह सकते हो कि इनफाइनाइटली लार्ज हो जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, इसका क्या फर्क पड़ता है कि ये अपने आसपास किसी भी चीज को बगल से क्रॉस भी नहीं करने देता, सबको खींच लेता है। इवन आपको जान के आश्चर्य होगा कि लाइट को भी ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इतना जबरदस्त इसकी ग्रेविटी हो जाती है। तो इसी चीज को कहा जाता है ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स क्यों? क्योंकि वो लाइट को भी जाने नहीं देता है, लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमें दिखता ही नहीं है। भाई लाइट की वजह से चीजें हमें दिखती हैं, और ये तो लाइट को ही खा जाता है, लाइट को खा जाता है इसलिए अंधेरा दिखता है, मतलब ये दिखता ही नहीं है। दिस इज द रीजन, दिस इज कॉल्ड ब्लैक होल्स। होल्स इसलिए कहते हैं कि ये सब चीज को निगल लेता है, खा जाता है। तो इसकी ग्रेविटी बहुत जबरदस्त होती है, इवन कि ये लाइट को भी पचा लेता है, जाने नहीं देता है। तो ये तो होगा इंट्रोडक्शन ब्लैक होल्स का। अब इसके क्वेश्चन को हम, अगर हमें ये बेसिक पता है तभी कर पाएंगे। इन्होंने क्या कहा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, टू व्हाट अप्रॉक्स रेडियस अर्थ हैव टू कंप्रेस्ड। कहा कि जो अपना अर्थ है, इसका जो भी अपना रेडियस है वो 6400 किलोमीटर जो भी है। कहा कि अगर मुझे अर्थ को ब्लैक होल बनाना पड़े, अगर अर्थ को ब्लैक होल बनाना पड़े तो इसके रेडियस को हमें कितना छोटा करना पड़ेगा। दिस इज द क्वेश्चन, कि अगर हमें अर्थ को ब्लैक होल बनाना है तो इसके रेडियस को हमें कितना छोटा करना पड़ेगा। यही क्वेश्चन था, इसमें कोई डेटा नहीं था। अब लोगों ने समझा यार इसको बनाएं कैसे, ये क्वेश्चन क्या है, तो लोगों को समझ में नहीं आया, और बनाएं कैसे इसकी तो बात ही नहीं थी। लेकिन समझिए, बेसिक से अगर करेंगे आप तो इसको कर पाएंगे। तो मैंने जैसा आपको हिंट दिया कि ब्लैक होल्स जो है वो लाइट का चक्कर है, कि ये लाइट को नहीं जाने देता है, तो यहां से हमें यह हिंट मिलता है कि अगर अर्थ को भी हमें ब्लैक होल बनाना है तो अर्थ से लाइट जो है वो निकल कहीं भाग नहीं पाए। यानी अर्थ से जो लाइट है उसकी स्पीड, मतलब जो है उसको, ये अर्थ जो है एक तरह से एस्केप स्पीड का, मतलब यहां पे आप सच पूछिए तो एस्केप स्पीड का यहां पे कंसेप्ट आ गया कि द एस्केप स्पीड शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल, कह सकते हैं इक्वल टू सी, यानी स्पीड ऑफ लाइट। कि अर्थ की एस्केप स्पीड इतना हम बढ़ा दें
कि वो लाइट के स्पीड के बराबर हो जाए। तो यहां से हमें ऐसे रिलेट करना पड़ा, देखो कितना इसमें घुमाव है। तो अब हम कर सकते हैं इसको। हमें पता है जो अर्थ का एस्केप वेलोसिटी होता है वो √2gm/r होता है। एक चीज मैं यही बता देता हूं, कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2g r लिख सकते हैं। कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। लेकिन यहां पे इसको गलती से भी यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना यूज? क्योंकि हमें अब g निकालना पड़ेगा अलग से, हमारा काम बढ़ जाएगा। तो हैं तो दोनों एक ही चीज, लेकिन हमारे लिए बेनिफिशियल ये वाला है, ये फॉर्म हमें परेशान करेगा। ठीक है, तो अब हो गया। अब v की जगह पे हम डाल देंगे ये एस्केप की जगह पे। तो देखो मैं इसको सॉल्व करता हूं, यहां मैं लिखता हूं 3, यहीं पे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं इधर स्क्वायर कर दूं तो ये मेरा जो है ये खत्म हो जाएगा। इधर हमें तो r चाहिए, तो r अपना हो गया 2gm/v²। अब जस्ट वैल्यू पुट करेंगे आपका हो जाएगा। वैसे मैं कर देता हूं, तो r अपना हो गया 2g होता है 6.6 10 का पावर -11, m अर्थ का मास 6 × 10 का पावर 24। देखो ये सब आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया तो रहता है पर याद होना चाहिए। और v, ये मेरा v है स्पीड ऑफ लाइट, इसका स्क्वायर तो 3 का हो गया 9 और 10 का पावर 8 का हो गया 16। अब देखो इसको थोड़ा सा काटापीटी करेंगे। ऊपर है 6.6 और 2, तो 6 दूनी 12, बरसक 72 के 2 हाथ 7, बरसक 72 7 79 इंटू 10 का पावर ये 16 ऊपर चला जाएगा, तो ये मेरा 8 हो जाएगा। और यहाँ 11 माइनस का है और यहाँ 8 है, तो ये माइनस का 3 बचेगा, ये 10 मेरा गायब हो गया। ठीक है बच्चों, अब तो ऊपर मेरा बचा -3 और नीचे बचा मेरा 9। तो ऑलमोस्ट 9, देखो अप्रॉक्स कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 9 जा 81 होता है, तो ऑलमोस्ट ये 9 टाइम्स चला जाएगा 10 का पावर -3। इसको हम अगर राउंड ऑफ भी करें तो ये इसको हम 10 मान सकते हैं। देखो ये सीखना पड़ेगा आपको, राउंड ऑफ नहीं कहो, इसको एस्टिमेशन कहो। तो 10, चूंकि जैसा आंसर दिया हुआ है ABCD उसके हिसाब से, तो ये आपका 10 का पावर -2 मीटर्स। मतलब इसका मतलब समझिए कि अर्थ का जो रेडियस है, जो अभी 6400 किलोमीटर हमारा है, इस रेडियस को ब्लैक होल अगर बनाना है अर्थ को, तो 2 सेंटीमीटर का अर्थ हमें बनाना पड़ेगा रेडियस वाला। मतलब आप समझ सकते हैं, जो आपका पिंग पोंग का जो बॉल होता है, यानी सचमुच जो अर्थ का जो एक्चुअल साइज है वो इतना बड़ा बनाएंगे। सारा मास अर्थ का ही रहेगा, मास में कोई कमी नहीं होगी, तब जाकर के आपका जो अर्थ है वो ब्लैक होल की तरह बिहेव करना शुरू करेगा बच्चों। तो ब्लैक होल को हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में किया, आपका ब्लैक होल क्लियर हो गया होगा। और कैसे हमने कंसेप्ट लगा के इसको सॉल्व किया है ये आपको समझ में आया हुआ है होप। चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है 15 का, ये कंसेप्चुअल है, इसमें कोई जान नहीं है क्वेश्चन में। ये क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ सैटेलाइट इज ऑलवेज डायरेक्टेड। अब इन्होंने एक 4-5 ऑप्शंस दिए, किसमें से आपको टिक करना था कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमें पता है कि कोई भी सैटेलाइट सपोज अर्थ के चारों तरफ चक्कर से काट रही है, तो दिस इज योर एक सर्कुलर मोशन, सिंपल, दिस इज सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन है तो जो एक्सेलरेशन होता है हमेशा किधर होता है? टुवर्ड्स सेंटर होता है। तो इसमें कुछ भी नहीं था बच्चों, तो ये तो बहुत आसान था। अब 15 का दूसरा है, ये है और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, यानी फिर हम आगे सैटेलाइट पे ही बहुत सारे क्वेश्चन सैटेलाइट के रहते हैं इसमें, और लगभग एक जैसे क्वेश्चंस ग्रेविटेशन के हर साल वही आगे पीछे करके आते हैं। अगर आपने जितना क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं 14 to 20, अगर आपने इसको ढंग से समझ के कर लिया तो आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो नेक्स्ट ईयर भी आएंगे। और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, सिंपल सैटेलाइट की बात कर रहा है, रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट h। कहा जो ये अर्थ है इससे h हाइट पे यहां पे अपना सैटेलाइट जो है वो चक्कर काट रहा है इसे अर्थ का। अच्छी बात है। कितनी हाइट दे रखी है? हाइट दे रखा है बच्चों
0.25 इंटू 10 का पावर 6 मीटर। वेरी गुड। तो पूछ रहा है इस सैटेलाइट का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो पूछ रहा है, यानी v इक्वल्स टू व्हाट, जिसको ये कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, स्पीड जो भी कह लो, ऑर्बिटल वेलोसिटी ये पूछ रहा है। तो देखो एक तो इसका सिंपल मैं आपको बता देता हूं, जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं भी याद है उनको भी मैं एक तरीका बताता हूं कि 2 मिनट में आपका फॉर्मूला आ जाएगा। दिस इज योर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में जो फोर्स बच्चों होता है वो होता है mv² अपॉन r। पर यहां देखो, अगर r देखो गौर से, तो ये तो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस लेंगे तो r जो मेरा हो जाएगा h प्लस r हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस यानी अर्थ का रेडियस प्लस हाइट, तो ये मेरा r हो गया। तो इसको लिखेंगे mv² बाय r प्लस h। देखो बच्चों मैं थोड़ा सा डिटेल में करवा रहा हूं, इट विल टेक टाइम, लेकिन ये आपका टाइम सेव करेगा जब आप एक्चुअल पेपर देने जाएंगे। बहुत डिटेल में मैं करवाता हूं, यही वजह है। ये हो गया। अब हमें पता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, देखो ये भी तो एक मास है कैपिटल M, ये भी तो एक मास है स्मॉल m, इसके बीच में डिस्टेंस क्या, तो ये r। तो भैया ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, क्या होता है Gm1 m2 ओवर r का स्क्वायर, तो ये हो गया mv² बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। अब देखो ये भी मेरा फोर्स, ये भी फोर्स, दोनों सेम फोर्स है। इट मींस दिस इक्वल्स टू दिस, बस इतना करना है। तो यहां मैं करता हूं mv² r प्लस h इक्वल्स टू Gm1 m2 r प्लस h का होल स्क्वायर। तो एक r प्लस h, एक r प्लस h कट हो गया, ये m कट हो गया, तो मेरा जो v बचा वो इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा Gm बाई ये कैपिटल R प्लस h, R प्लस h, यहां भी कैपिटल R प्लस h। तो या तो आप इस फॉर्मूला को यूज कीजिए रेडीमेड, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन अगर बाई चांस किसी बच्चे ने इस चीज को आप इसको भूल गए तो बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको ये बेसिक्स पता होना चाहिए कि ये सर्कुलर मोशन है तो फोर्स जो होगा वो इतना होगा, पर चूंकि ग्रेविटेशन भी यहां काम कर रहा है तो वो फोर्स इतना होगा। दोनों को आप इक्वेट करेंगे, आपका बिल्कुल इंस्टेंटली आपका ये फॉर्मूला आपको आ जाएगा। चलिए, तो ये तो मैंने आपको डेरिवेशन करवा दिया साथ ही साथ, जिससे कि आपको रटना नहीं पड़े फॉर्मूला वहां पे जाकर के। अब है सर इसको सॉल्व कैसे करें, तो कहा सारी वैल्यू गिवन है, तो यहां से अपना v² हो गया, दोबारा लिखता हूं अंडर रूट Gm बाई r प्लस h। वैल्यू पुट कीजिए, g की वैल्यू 6.6 10 का पावर -11, m अर्थ का ही होगा 6 × 10 का पावर 24 kg, और r जो है अर्थ का 6.4 10 का पावर 6 मीटर, और h दे रखा है यहाँ पे 0.25 10 का पावर अगेन 6। तो देखो इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, ये भी 10 का पावर 6, तो जब कॉमन लेंगे तो दिस प्लस दिस हो जाएगा, तो इसको मैं इकट्ठा यहाँ लिख देता हूँ, इसको मैं इकट्ठा लिख देता हूँ 6.4 प्लस ये, तो 6.65 10 का पावर 6। ठीक है, तो अगर मैं अप्रोक्सीमेशन की बात करूं, अच्छा अंडर रूट तो है ही, तो ये 6 जाएगा तो यहाँ पे मेरा 18 हो जाएगा, 24 है तो, और ये 6.6, इन दोनों कैसे कट कर सकते हैं, बहुत क्लोज है। देखो ये कंपटीशन में आपको करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां बचा मेरा 6 और 10 का पावर ये 18 11 7, तो लिख सकते हैं 60 इंटू 10 का पावर माइनस ये -7 गया, मैंने इसको बढ़ा के तो -8, ये अपना हो गया। तो 11 था, ये 18 है, 18 7 माइनस नहीं +7 ना, +7, तो ये मेरा हो गया 6 हो गया। अब देखो रूट 60 मेरा 7 पॉइंट समथिंग होगा, 7.7 इंटू 10 का पावर 3 वेलोसिटी था, तो मीटर पर सेकेंड, और बिल्कुल इसी के क्लोज जो आपका आंसर होगा उसको आपको टिक कर देना है। तो मैंने अप्रोक्सीमेशन भी सिखाया, फॉर्मूला ये कहां से आया मैंने शॉर्टकट में आपको बता भी दिया, बाकी सॉल्व तो किया ही। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, सबसे आसान क्वेश्चन में इसकी गिनती हो सकती है।
एनीवे अब हम आते हैं 15 का ही। अच्छा 15 में 4 क्वेश्चन थे, 2 अपने हो गए। जो नेक्स्ट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये एनसीईआरटी में बिल्कुल एग्जैक्ट तो सेम तो नहीं कहेंगे, पर एनसीईआरटी में इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको दे रखा है। कहता क्या है कि 2 मास हैं, 2015 की ही बात हम कर रहे हैं अभी, कि 2 मास है, एक छोटा मास है m ले लो जिसका रेडियस r दे रखा है, और दूसरा एक बड़ा मास है 5m दे रखा है, और रेडियस जो है वो दे रखा है 2r, यानी साइज भी बड़ा है मास भी ज्यादा है, 2r दे रखा है। और इनके सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 12r दे रखा है, 12r डिस्टेंस दे रखा है यहां सेंटर सेंटर। तो इसका मतलब जो ये डिस्टेंस हो गया इसके सरफेस टू सरफेस, ये मेरा 9r होगा। क्यों कि ये r और 2r तो 3r हो गया, तो 12r में से 3r माइनस करेंगे तो 9r बचेगा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को बहुत गौर से देखो, ये क्वेश्चन लोगों ने बहुत छोड़ा है, इसको समझा नहीं उन्होंने, ठीक से किया नहीं। तो कहता है कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय स्मॉल मास बिफोर कॉलिजन। अब सिचुएशन क्या है वो समझो कि स्टार्टिंग में ये दोनों मास इस सेपरेशन पे यानी इतने डिस्टेंस पे, अगर सेंटर टू सेंटर की बात करें तो 12r डिस्टेंस पे बिल्कुल रुके पड़े हैं, यानी अभी मूविंग नहीं है, यानी काइनेटिक एनर्जी वगैरह नहीं है। अब जैसे इनको हमने छोड़ा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन तो होता ही है, तो दोनों चिपकेंगे भागेंगे और कहीं पे आकर के इनकी टक्कर सपोज कहीं पे हो जाएगी। तो कहता है कि वो टक्कर जो होगी उस टक्कर से पहले यानी जस्ट बिफोर द कोलिजन, ये जो मेरा मास है ये कितना डिस्टेंस कवर किया। क्वेश्चन है थोड़ा सा अटपटा सा है, लेकिन ये देखो बच्चों बन जाएगा। ये ऐसे बनेगा कि मान लेते हैं कि बिफोर कोलिजन स्मॉल मास यानी m मूव्स डिस्टेंस x, मतलब ये डिस्टेंस x मूव किया। मान लो कि यहां पे कोलिजन हुआ होगा, तो ये कितना मूव करेगा, हम सरफेस की इक्वल बात करें, सरफेस की रेडियस को यहां काउंट नहीं करना, सरफेस टू सरफेस कोलिजन है, तो ये तो मेरा हो जाएगा 9r माइनस x, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस। जब पूरा डिस्टेंस मेरा 9r है यहां से यहां तक और ये डिस्टेंस मेरा x है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 9r माइनस x। क्लियर है? अब अगर हम इसको देखें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इसमें अप्लाई करें, हमें पता है, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नॉट एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एनर्जी लगा सकते थे लेकिन मोमेंटम से ही काम बनेगा। कहा कि शुरुआत में चूंकि दोनों रुके हुए हैं तो हम लिख सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम इसका भी 0 उसका भी 0, फाइनल मोमेंटम इसका तो मास इनटू वेलोसिटी, इसका मान लो कि वेलोसिटी जो भी है जहां पे इसे हिट किया उस टाइम पे, और इसका तो प्लस मास इनटू इसकी वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी लेंगे माइनस में लेंगे। कहो क्यों? अगर हमने इधर को हमने प्लस लिया है तो ये तो अपना माइनस ही होगा, सॉरी माइनस ही तो होगा, माइनस ही तो होगा। ध्यान रखना इस बात को, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ध्यान देना पड़ेगा इन चीजों पे। तो कहा कि हमने एनर्जी का सॉरी मोमेंटम कंजर्व करवा दिया, इनिशियल दोनों का 0, फाइनल एक का m भी और एक का इसका भी m भी, लेकिन इसका m तो 5 है और v इसका माइनस में ले लिया v डैश। तो अल्टीमेटली ये मेरा हो गया mv इक्वल्स टू 5mv डैश। अब देखो यहां पे क्या ट्रिक लगाएंगे, क्योंकि दोनों इकट्ठा चलना शुरू किया और टक्कर इकट्ठे हुई है, यानी टाइम दोनों का सेम होगा, दोनों का टाइम तो कॉमन होगा। तो अब मैं लिख सकता हूं m, v को क्या लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां लिखेंगे यहां तो 5m लिखेंगे, इसका डिस्टेंस 9r माइनस x और टाइम तो सेम ही है, तो टाइम टाइम तो ऐसे ही कट हो गया, m ऐसे कट हो गया, तो बचा x इक्वल्स टू 5 को अंदर ले जाएंगे तो 45r माइनस 5x, 5x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 6x इक्वल्स टू 45r
तो x मेरा हो गया 45/6 इंटू आर, सक्षक 42 3, हाँ 7.5 आर आंसर। तो अगर कंसेप्ट समझ में आया तो बहुत आसान, नहीं समझ में आया तो ये क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, तो बहुत गौर से देखिए, मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमने मोमेंटम कंजर्वेशन को यूज करके इस प्रॉब्लम को या इस टाइप के प्रॉब्लम को हम बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत आसान अगर समझ गए इस चीज को तो। अब 2015 का एक और क्वेश्चन है। 15 में चूंकि 2 बार पेपर हुआ था नीट का, तो 2 क्वेश्चंस लगता है आए होंगे, तो 4 क्वेश्चंस टोटल हो गए। ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त, इसने बच्चों का काफी टाइम वेस्ट किया, कर भी लिया होगा नहीं भी किया होगा, लेकिन टाइम काफी वेस्ट हुआ था। आधे पेज का ये क्वेश्चन था तो देखने में। अब क्वेश्चन क्या था, आपको हंसी आएगी। इन्होंने क्वेश्चन में, मैंने यहां लिखा नहीं है एक्चुअली, मैं आपको बुक से थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूं कि इन्होंने पूरा लंबा एक्सप्लेन किया। केपलर्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू थर्ड पावर एवरेज डिस्टेंस बिटवीन आर एंड द सन, दैट इज टी स्क्वायर इक्वल्स टू के आर का पावर 3 वेयर के इज अ कांस्टेंट। यहां लिखा। अब देखो, अब गौर से सुनिए, तो ये तो इन्होंने केपलर्स थर्ड लॉ को इन्होंने स्टेटमेंट पूरा लिखा है, ये तो क्वेश्चन था ही नहीं। इन्होंने क्या ट्रिक किया कि इन्होंने केपलर्स के थर्ड लॉ को पूरा लिख दिया ऊपर में स्टेटमेंट। बच्चों ने समझा ये तो क्वेश्चन का पार्ट है, ये तो स्टेटमेंट थी। अब नीचे उन्होंने क्वेश्चन जो दिया है वो भी बड़ा गंदे तरीके से दिया है। इफ द मासेस ऑफ द सन एंड प्लेनेट आर एम, मतलब कैपिटल एम एंड स्मॉल एम रिस्पेक्टिवली, देन एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज। अब इतनी कहानी सुनाने के बाद पूछता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्या होगा, 2 मास के बीच में, एक बड़ा मास कैपिटल एम है और एक छोटा मास स्मॉल एम है, और उनका रिलेशन पूछा है। अब मैं इसको क्या, हाँ वो रिलेशन भी दे रखा है G/m/r इसको। अरे अब ये भी मैंने देखो यहां गलत बता दिया। इन्होंने फोर्स भी लिख रखा है G/m/r²। देखो क्या मजाक किया इन्होंने न्यूटन्स लॉ को भी एक्सप्लेन कर दिया, ग्रेविटेशन लॉ को। यानी एक पैरा केपलर्स लॉ को एक्सप्लेन किया और एक पैरा इस लॉ को एक्सप्लेन किया। ये तो बच्चों को पता है, लेकिन वहां एग्जाम के प्रेशर में आपको लगता है ये है क्या, ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन का क्या पार्ट है, तो आपका काफी टाइम किल कर देता है। और लास्ट में इन्होंने क्या पूछा कि रिलेशन बताना है कि जी में और के में क्या रिलेशन है, और एम में कुछ इस टाइप से पूछ दिया। कहानी कुछ और थी, क्वेश्चन में कुछ और लिखा और पूछा कहां से क्या। तो देखिए इसका जो है कैसे इसको करना था बच्चों। ये वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट क्वेश्चन या सबसे ज्यादा परेशान करने वाला क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। लोगों ने इसको किया ही नहीं। इसमें करना कुछ नहीं था। हमें पता है कि थर्ड लॉ कहता है कि टी स्क्वायर जो होता है के आर का पावर 3 होता है, जहां के की वैल्यू, वो अब मैं यहां प्रूव करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, आपको याद होना चाहिए, वो होता है 4π² तो दिस मीन्स टी स्क्वायर मेरा हो गया 4π² इंटू r³ हो गया। तो प्रूव क्या करना था, उन्होंने कहा कि ये जो k है, यही k कितना होगा, एक्चुअली इसी का रिलेशन पूछ रहा था। तो देखो अपना k तो हो गया 4π²/gm। अब इन्होंने लिखा क्या, तो उन्होंने एक ऑप्शन जो दिया था इन 4 ऑप्शंस में, वो लिखा हुआ था क्या, gm इंटू के। तो gm के इक्वल्स टू 4π²। ये ऑप्शन जिस बच्चे ने देख लिया उन्होंने तो कर लिया। तो देखिए इन्होंने पूछा क्या और चीज निकला क्या कि केवल जो k का जो हो है वैल्यू 4π/gm, इसी रिलेशन को थोड़ा सा एक अननोन फॉर्म में लिख दिया ऑप्शन में, और बच्चों को इसने फंसा लिया था। एनीवे, आई होप आप इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, ये ध्यान रखना कि पूरा ऊपर जो स्टेटमेंट होता है वो पूरा कोई लॉ या कोई थ्योरी होती है उसको लिख देते हैं, और नीचे में
उसी में से कुछ घुमा करके पूछ देते हैं। जैसे यहां पे हमें तो ये फॉर्म पता होता है, पर उन्होंने जीएम को भी इधर लेके रख दिया और इस फॉर्म में ऑप्शंस दे दिए। तो ध्यान रखिएगा कि काफी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे होना या काम करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। तो 2015 के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, अच्छे क्वेश्चंस थे। अब है 2016, फिर सैटेलाइट की ही बात आ गई। अ सैटेलाइट एम इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट हाइट एच, फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ। अच्छा, ये भी देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा 16 का, कि अर्थ है और इससे एच हाइट पे एक सैटेलाइट जो है अपना वो चक्कर काट रहा है। ठीक है, चक्कर काटने दो, ये अपना अर्थ हो गया। ठीक है, तो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ जी, और जी नॉट इन्होंने जानबूझ के लिखा है फंसाने के लिए, एक्चुअली वही जो अपना होता है gm/r², यानी अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। अब कैसे लिखेंगे, तो मैं सिंपल बताता हूं। जो एनर्जी होती है किसी भी सैटेलाइट की, टोटल एनर्जी होती है -gm1m2, यानी अर्थ का मास, सैटेलाइट का मास ओवर 2 अर्थ का रेडियस प्लस हाइट फ्रॉम द अर्थ। ये सिंपल फॉर्मूला है और इसमें आप पुट करेंगे, आपका देखिए 2 मिनट में आ जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा कि जी के टर्म में चाहिए, आंसर तो ये लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं जी के टर्म में चाहिए। तो जी तो होता है gm/r², तो यहां gm तो है, r² गायब है। तो ऐसा करते हैं कि gm/r² तो हमने बना लिया, साथ में r² से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा कर सकते हैं। बाकी बचा m, तो m को रहने दिया, और नीचे तो मेरा 2r + h तो था ही। तो ये तो मेरा हो गया स्मॉल जी, ये वाला टर्म स्मॉल जी हो गया। तो ये हो गया मेरा -g नॉट, इन्होंने स्मॉल जी को g नॉट लिखने कहा है, r² m/2r + h, और यही आपका ऑप्शन जो था वो सही ऑप्शन था। तो बहुत ही आसान था, थोड़ा सा ट्रिकी था बच्चों, इसमें लोग कुछ थोड़ा परेशान हुए होंगे आई होप। चलिए, तो आप ध्यान रखिए कि कैसे कैसे ये जो मैं करवा रहा हूं नेट, ये जो सारे प्रैक्टिस सेट्स जो करवा रहा हूं पीछे का, सॉरी जो प्रीवियस ईयर्स करवा रहा हूं, ये सिंपल मैं आपको सॉल्व करके नहीं क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, आपको बहुत जगह मिल जाएंगे इसके सॉल्यूशन। मैं आपको एक तरह से उसको एनालाइज करवा रहा हूं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस लेवल के आते हैं, उनमें क्या ट्रिक होता है, वो कैसे आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, और आपको कैसे अप्रोच करके उनके जाल से निकलना है। और नीट की जो जंग, मैं बार बार कहता हूं ये जंग है, इस जंग को हमें कैसे जीतना है। तो बच्चों काफी डिटेल में हम इस चीज को एनालाइज कर रहे हैं कि क्वेश्चन का क्या नेचर है और उसको कैसे हमें अटेम्प्ट लेना है, उसको कैसे हमें हैंडल करना है। चलिए, अब अपना ये 16 का दूसरा क्वेश्चन, 16 में भी 2 क्वेश्चन थे, ये बहुत ही आसान है। ये कह रहा है स्मॉल जी वर्सेस किसका है, हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसका ग्राफ खींचना है। तो ये बच्चों अभी भी मैंने लिखा था, जो जी होता है वो gm/r² तो सरफेस पे होता है, जो जी होता है मैं g डैश कहूंगा इनसाइड द अर्थ, वो आपको इतना तो पता होगा, 1 - d/r फॉर्मूला होता है इनसाइड, और जो अबव द सरफेस होता है वो g1 - 2h/r। तो कुछ ये रिलेशन होता है। अब इसके हिसाब से जब हम ग्राफ खींचते हैं तो आपको आंख बंद के ग्राफ ऐसे खींच देना है, जहां ये मेरा हो गया अर्थ का रेडियस, ये अर्थ का सेंटर ओरिजिन, तो यहां बिल्कुल अंदर में बिल्कुल स्ट्रेट है, और उसके बाद बिल्कुल ऐसे चला जाता है। तो ये आसान वाला था, ये आसान था ये। चलिए, तो ये अपना हो गया 16 का दूसरा। अब है अपना 17। ये क्या है बच्चों, 17 का ग्राफ पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ग्राफ के क्वेश्चंस 1 या 2 पक्का आता ही आता है, चाहे किसी भी चैप्टर का हो। फाइंड द रेशियो ऑफ एस्केप स्पीड एट अर्थ टू एस्केप स्पीड एट अ प्लैनेट। अच्छा, इसने एस्केप स्पीड या वेलोसिटी, इसको कंपेयर करने को कहा है। किसका किसका, तो एक अर्थ जो अपना है ही, और एक दूसरा कोई अननोन प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट पी है मान लो, इन दोनों के एस्केप स्पीड्स को कंपेयर करना है, इनका रेशियो निकालना है, और कुछ भी नहीं है। कंडीशन क्या दे रखा है कि अर्थ का रेडियस अगर r है तो इसका रेडियस ट्वाइस ले लिया है,
अर्थ की डेंसिटी अगर रो है तो इसकी डेंसिटी को इसने 2 रो ले लिया, ट्वाइस ले लिया, यही लिया है ना, हैविंग रेडियस एंड डेंसिटी ट्वाइस। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो बच्चों, है तो ये आसान, लेकिन इसमें छोटी सी जो कैलकुलेशंस होती हैं उसमें हम फंस जाते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका वो क्लियर हो। तो मानो कि इसका अगर मास अर्थ का हमने m लिया है तो इसका हमने m डैश मान लिया है, मान लो। क्योंकि जो एस्केप स्पीड होती है, हमने अभी पीछे किया था, उसका जो फॉर्मूला होता है वो 2gm/r। तो हमें मास तो चाहिए, रेडियस भी चाहिए, तो हम रेडियस तो गिवन है, मास निकालना सबसे इंपॉर्टेंट था, तो हमने इसके मास को m मान लिया। तो अब हमें m डैश को निकालना है कि m के रिस्पेक्ट में कितना होगा। तो देखो इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो अपना मास होता है वो तो पता है कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, तो हमने m को तो ऐसे लिख लिया, और जो m डैश होगा उसकी डेंसिटी है 2 रो, और जो उसकी वॉल्यूम हो जाएगी वो वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 पाई, इसका r है 2r, r क्यूब, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8r क्यूब। और तो आप गौर से देखो तो इसका वॉल्यूम तो 4/3 पाई r क्यूब ही होता है, इसका वॉल्यूम। तो अपना जो v डैश है वो तो 8 टाइम्स आ गया, तो लिख सकते हैं जो m डैश अपना हो गया 2 रो तो हो ही गया, और वॉल्यूम जो मेरा है वो 8v हो गया, 8 टाइम्स ऑफ द अर्थ। तो मिला जुला कि ये मेरा 16 रो v हो गया, और रो भी तो अपना m है, तो लिखेंगे फाइनली जो मेरा m डैश है वो 16 टाइम्स m हो गया। ये रिलेशन बच्चों थोड़ा सा आराम से देखना कि मैंने कैसे किया है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है कि जो मैंने ऐसा लिखता हूं, जो मैंने m डैश को मैंने लिखा रो डैश v डैश, पर रो डैश तो अपना 2 रो है और r डैश अपना 2r है, और अपना जो v डैश है वो इतना मैंने लिख दिया क्योंकि इसके रेडियस के हिसाब से। तो ये अपना फाइनली हमने निकाला जो मास का रेशियो है या जो मास का रिलेशन है, इसका जो मास है m डैश वो 16 टाइम्स m हो गया। चलिए इसके बाद तो कुछ नहीं बचता बच्चों, अब तो ये आसानी से हो जाएगा। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तो इसके वेलोसिटी मैं लिखता हूं अर्थ का, तो √gm/अर्थ का रेडियस, प्लैनेट का जो भी प्लैनेट है √2g तो कांस्टेंट है, यहां पे m डैश, तो m डैश मेरा एक्चुअली 16m है, तो मैंने m को यहां लिखा, 16 को मैंने यहां लिख दिया थोड़ा सा आसानी के लिए, और नीचे r, तो यहां पे लिखेंगे 2r, तो 2 को यहां से अगर हटा देंगे तो ये 16/2 हो जाएगा, तो ये कट के मेरा फाइनली √8 यहां पे बचेगा। अब गौर से देखो तो 2gm/r, ये तो मेरा ve हो गया यहां तक, तो फाइनली ये हो गया, इसको हम लिख सकते हैं ve 2gm/r √8 है, तो √8 तो 2√2 हो जाएगा, ये मेरा vp हो गया। तो दोनों का रिलेशन देख लीजिए, ve/vp, तो v/vp तो 1:2√2। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं, चाहे इस टॉपिक का हो या किसी भी टॉपिक का हो, इस टाइप के रेशियो रिलेशंस निकालना तो ज्यादा मुश्किल नहीं था बच्चों, पर आपको ये प्रैक्टिस में होना चाहिए, तभी वहां पे टाइम कम होता है, आप जल्दबाजी में ये m डैश का रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट था, इस पे ध्यान ज्यादा देना कि m डैश मैंने कैसे निकाला, बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से निकाला, ताकि एक एक बच्चे के समझ में आए कि ये कैसे रिलेशन निकलता है मासेस वगैरह का, जब रेडियस वगैरह गिवन हो, डेंसिटी गिवन हो। एनीवे, अब 2016 में एक क्वेश्चन और है 16 का, ये क्या भाई, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द अर्थ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड g आर, देखो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी v -5.4 इंटू 10 का पावर 7 जूल पर केजी, ये दे रखा है, और g जो है यानी उसको g डैश आप कह लीजिए, क्योंकि g तो 9.8 होता है सरफेस पे, ये हाइट की बात कर रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब वो हाइट पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी हाइट होगी, कॉमन हाइट, जहां पे मेरा पोटेंशियल इतना हो जाए और जी की वैल्यू इतना हो जाए। ये क्वेश्चन था। तो जो करने का बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहे तो सीधा जी के फॉर्मूला में एच की वो ये वैल्यू डाल करके हाइट के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि इन्होंने इस चीज को दिया है तो हम इसको यूज करके इसको निकालेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए। तो जो पोटेंशियल होता है वो माइनस जी एम बाई आर होता है। तो यहां तो हाइट हो जाएगी आर प्लस एच, है ना। कहो सर क्यों, मैं ये भी बता देता हूं कि देखो जो अर्थ का जो रेडियस है ये तो रेडियस हो गया। जो सरफेस पे अगर पोटेंशियल निकालना हो तो सिंपल है जी एम बाई आर लिखेंगे। क्योंकि डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेते हैं तो ये डिस्टेंस मेरा जो है आर है। क्लियर है। अब बच्चों को लगता है सर कि एच हाइट पे लेंगे, जो मैं एक कॉमन मिस्टेक है बच्चों, बहुत ध्यान सुनना, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आप लोगों को, कि हम क्या करते हैं कि अगर यहां पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो या पोटेंशियल निकालना तो हम क्या करते हैं कि एच हाइट सरफेस से हो तो हमारे पास वही बचपन वाला फॉर्मूला जो सबको याद आता है कि पोटेंशियल एनर्जी को एम जी एच, और जब हम इस चैप्टर में आते हैं तो हमें तो कुछ ऐसा दिखता है, या जी एम एम, अगर एनर्जी की बात करें तो जी एम एम बाई आर। अब बच्चे कहते हैं सर हमने तो पढ़ा था एम जी एच, आप ये नया क्या पढ़ा रहे हैं। तो बी केयरफुल, एम जी एच जो है वो गलत नहीं है, पर वो जी जो है कांस्टेंट, ध्यान रखो जी जो है हमने उसमें कांस्टेंट लिया है, यानी छोटे हाइट्स के लिए वो एक स्पेशल केस होता है, जिस केस में हम अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल को जीरो मान के चलते हैं। वो एक एजम्पशन होता है कि अर्थ के सरफेस को हम जीरो पोटेंशियल कंसीडर करते हैं, और जो हाइट होती है वो बहुत छोटी हाइट के लिए वो मतलब आपका एप्लीकेबल है, क्योंकि जी को हमने वहां पे कांस्टेंट लिया है, स्मॉल जी को। लेकिन अब आपने जब ग्रेविटेशन को डिटेल में पढ़ा है तो आपको इतना तो पता है जो स्मॉल जी होता है ये तो वेरिएबल है, सरफेस के ऊपर जाने पे घटता है, नीचे जाने पे भी घटता है। तो हम इस फॉर्मूला को एज इट इज यहां ऐसे केसेस में नहीं ले सकते हैं, हमें यहां पे चाहिए प्रॉपर फॉर्मूला। ये वही फॉर्मूला आपका है, ये खैर तो मैंने एनर्जी लिखी थी। अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो माइनस जी एम बाई आर आपका ये होता है पोटेंशियल, यहां पे सॉरी सरफेस पे ये होता है, और हाइट अगर एच हो गई तो सेंटर से उसकी हम डिस्टेंस लेते हैं तो ये हो जाएगा आर प्लस एच। बात समझ में आई कि ये फॉर्मूला कहां से आया कि अगर सरफेस पे हो तो डिस्टेंस तो सेंटर से आर ही होगा, अगर सरफेस से ऊपर भी एच हाइट है तो कोई नहीं, आर में एच को जोड़ देंगे जितनी भी हाइट होगी। तो दिस इज योर फॉर्मूला। आई होप आपने अपनी उस कंफ्यूजन को दूर कर लिया होगा कि हम एम जी एच वाला चीजें यहां पे क्यों नहीं यूज कर पाते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ये स्पेशल केस था छोटी हाइट्स के लिए। तो ये मेरा हो गया वी, और जी डैश जो होता है हमें पता है ग्रेट हाइट्स पे वो क्या होता है बच्चों, जी एम, नहीं इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, हाँ जी एम बाई 1 प्लस, ठीक है बच्चों। तो ये अपना पोटेंशियल तो हो गया माइनस जी एम आर प्लस एच उस हाइट के लिए, और जो जी होता है ग्रेट हाइट के लिए आपको फॉर्मूला पता है जी एम बाई यहां भी आर की जगह पे आर प्लस एच का सिंपल होल स्क्वायर। अब क्या करें, तो एक काम करते हैं दोनों को थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो जी एम जी एम कट हो जाएगा, और ये आर प्लस एच पावर है एक कट हो जाएगा, तो फाइनली मेरा बचेगा वी वाई जी डैश इक्वल्स टू, ये तो ऊपर चला जाएगा तो आर प्लस एच, खत्म कहानी। तो यहां से अपना काम हो जाएगा माइनस में, ये मेरा माइनस में है तो चलो इसको इधर मैं माइनस कर देता हूं। अब जो v है वो माइनस में ऑलरेडी है तो ये हो गया प्लस हो जाएगा 5.4 10 का पावर 7, जो g है उन्होंने 6 दे रखा है g डैश की वैल्यू r प्लस एच। तो 6, अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं, इसको मैं 54 ले लूं तो इसको मैं 6 कर देता हूं, तो नछा के 54 9 टाइम्स ये चला गया। तो देखो ये मेरा हो गया एक्चुअली 9 इंटू 10 का पावर 6, और h हमें चाहिए तो इधर r आएगा। ऐसा करते हैं h इक्वल्स टू हो जाएगा दिस माइनस r, और r जो अपना होता है तो पता है आपको r जो होता है 6.4 इंटू 10 का पावर 6 होता है।
तो ये माइनस करेंगे, देखो 10 का पावर 6 ये तो कॉमन आ जाएगा, 10 का पावर 6 तो मैंने कॉमन ले लिया, 9 माइनस 6.4, 9 माइनस 6.4 2 3 10 4 6, अच्छा 2.6 इंटू 10 का पावर 6 मीटर्स। तो अपना जो है लिखेंगे हाइट जो है वो आ गया 2600 किलोमीटर, और यही अपना आंसर हो गया। तो बढ़िया क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा ट्रिक था, और मेन चीज जानना था कि हम पोटेंशियल को क्यों ऐसे लिखते हैं, ये वाला जो एनर्जी वगैरह में ये वाला क्यों नहीं यूज होता है, वो आपने सीखा, इसमें आपका कंफ्यूजन वो दूर हुआ होगा। तो ये 16 का था। अब है 17 का। ये है अपना बहुत बढ़िया क्वेश्चन और बहुत ही आसान। 17 का क्या है बच्चों, तो जो 17 में ये क्वेश्चन है, कहता है कि 2 एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशन फ्री स्पेस। और सच मानिए ये क्वेश्चन पूरा थ्योरेटिकल है और लोगों ने इसमें बहुत गलतियां की। बहुत आसान क्वेश्चन था पर लोगों ने इसको समझा नहीं, या जो भी है ऑप्शंस भी बड़े कंफ्यूजिंग थे तो उन्होंने गलत टिक किया। आप समझिए क्वेश्चन क्या है कि 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं, मान लो हम तो मास ही मानेंगे, एक m1 है और दूसरा m2 है। ये कहता है कि किसी वजह से ग्रेविटेशन फ्री स्पेस में, यानी काफी हाइट पे जहां बिल्कुल कोई ग्रेविटी नहीं है, किसी प्लेनेट का कोई इंफ्लुएंस नहीं है, ऐसा हम मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं, वहां पे ये अपने स्पेसशिप से, अपने स्पेसक्राफ्ट से बाहर गिर गए या बाहर निकल गए। अब वो तो स्पेस में दोनों एज अ मास फ्लोट कर रहे हैं, तो ऑप्शंस था क्या वो एक दूसरे के पास आएंगे, क्या एक दूसरे से दूर जाएंगे, या एक दूसरे के चक्कर काटेंगे, कुछ इस टाइप से 4 ऑप्शंस थे। तो देखो इसमें दिमाग कुछ नहीं लगाना था, ये सिंपल 2 मासेस हैं और आसपास कोई फील्ड या कोई फोर्स नहीं है जो इनको डिस्टर्ब करे। तो सिंपल अगर 2 मास हैं तो हमेशा आपको पता है बिल्कुल बेसिक चीज कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता सिवाय इसके। इतना सिंपल था, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं सोचना था, बेसिक को सोचना था कि जब केवल 2 मास हैं और उसके आसपास कुछ भी नहीं है तो ग्रेविटेशनल फोर्स चूंकि ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, तो ये दोनों हर हाल में एक दूसरे के पास आएंगे। यही आपको ऑप्शन टिक करना था, ठीक है। तो छोटा पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब हम आ जाते हैं 17 में ही दूसरे क्वेश्चन पे। ये 17 का था और अभी भी जो करेंगे ये 17 का ही करेंगे। ये कहता है कि वो कंडीशन बताइए कि ये अर्थ है, इससे h इक्वल्स टू 1 किलोमीटर पे जो g की वैल्यू यानी g डैश है, इतना ही वैल्यू जो भी इसकी वैल्यू हो, अर्थ के नीचे हम अगर d डिस्टेंस नीचे गए तो कितना डिस्टेंस नीचे जाए जो सेम यहां भी g डैश हो। मतलब अर्थ के ऊपर 1 किलोमीटर पे जो g की वैल्यू है वही वैल्यू अर्थ के नीचे कितने डिस्टेंस पे यानी d आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम कह सकते हैं जो g एट h है वो आपका g एट d, यही रिलेशन पूछ रहा है। अच्छी बात है। तो g जो है हाइट पे क्या होता है, इसको लिखो g, ये तो एक्चुअली g डैश हो गया पर यहाँ पे h लगा है तो ऑब्वियसली ये g डैश ही होगा। ये g यानी सरफेस का 1, इसको क्या कर सकते हैं 1, चूंकि 1 किलोमीटर का छोटी हाइट है 1 माइनस 2h बाई आर, छोटी हाइट वाला लिख सकते हैं फॉर्मूला, और इसका हो जाएगा g 1 माइनस d बाई आर। ठीक है, तो ये रिलेशन था और h दे रखा है 1 किलोमीटर, तो ये तो मेरा 2 ही हो गया उस हिसाब से। ये g मेरा कट हो गया, ये g मेरा कट हो गया। अगर गौर से कंपेयर कीजिए तो इसमें -1 माइनस था, इसमें भी 1, ये भी कट हो गया। तो मिला जुला के आपका ये बचा एक्सप्रेशन, ये r भी कट हो गया, ये r भी कट हो गया। तो d मेरा क्या बचा, जी मेरा बचा 2 किलोमीटर।
D इक्वल्स टू, तो बहुत ही आसान था ये आपका आंसर। तो जो भी ऑप्शन था उसको आप टिक कर देंगे बच्चों। तो देखिए 17 के क्वेश्चंस भी हमने 2 किए, एक तो कंसेप्चुअल था और ये बहुत ही आसान था। अब है 18 में, और बढ़िया क्वेश्चन कह सकते हैं, ये आसान भी है, कि कहता है आपको केपलर्स का जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, वो उस पर बेस्ड है। ये तो हमें पता है कि जो पाथ होता है वो इलिप्टिकल होता है, सन किसी फोकस पे होता है। अब इसने क्या करा है कि माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, जो भी कह लीजिए, ये हमें पता है कि ये मिनिमम डिस्टेंस होता है सन से किसी प्लेनेट का, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, और ये इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस होगा। इसको इसने पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी और इसको पॉइंट सी लिया है। अब आपको इतना तो पता है कि जितना हम सन के पास होते हैं हमारी स्पीड उतनी ही ज्यादा होती है, और जितना दूर होते हैं हमारी स्पीड उतनी ही कम होती है। यानी कह सकते हैं कि वीए जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, फिर वीबी होगा, और सबसे लास्ट में मेरा वीसी होगा। ये रिलेशन हम कह सकते हैं केपलर्स लॉ से। तो हमसे ये पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी एट ए, काइनेटिक एट बी एंड काइनेटिक सी का क्या रिलेशन होगा। तो सिंपल सी बात है, जिस रेशियो में मेरा वेलोसिटी होगा उसी रेशियो में मेरा काइनेटिक एनर्जी होगा, मतलब उसी सीक्वेंस में। तो लिखेंगे के ए इज ग्रेटर देन के बी इज ग्रेटर देन के सी। इतना आसान ये था, यही आपका ऑप्शन जो था उसको आपको टिक करना है, और ये भी आपका बच्चों हो गया। ये केपलर्स लॉ का और प्लैनेटरी मोशन का सिंपल एप्लीकेशन था। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, सीधा फटाफट बनने वाला क्वेश्चन था ये। अब है मेरा 2018 का दूसरा क्वेश्चन। ये कहता है, इसमें बहुत केयरफुल रहना है, बहुत केयरफुल। इस टाइप क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस बार बार आते हैं। इसमें क्या है ना कि चारों ऑप्शन में क्या करते हैं, कभी कभी वो कहते हैं कि कौन सा इनकरेक्ट है, आप ये बताइए। ये क्वेश्चन क्या है इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले इस टाइप को मैं डिस्कस कर लेता हूं कि जहां लिख दें इनकरेक्ट बताना है, उसमें दिक्कत क्या होती है कि 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन तो सही होते हैं, मतलब जो होना चाहिए, जो थियरी है उसके हिसाब से, और एक गलत होता है जो कि पॉसिबल नहीं होता है। अब हमें ऐसे वाले क्वेश्चन में इसी गलत वाले को ही टिक करना होता है, मतलब जो गलत है उसको टिक करना है। अब जल्दबाजी में हम क्या करते हैं कि जैसे ही हम पढ़ते दिखा रहे यार, अरे ये सही है, नीचे भी नहीं दिखा कि और नहीं सही है, उसको भी नहीं दिखा रहे ये तो सही है, कंफर्म है ये सही है, फटाक से टिक कर दिया। या इसको देखा सही है, इसको पहले टिक कर दिया। मतलब हम जल्दबाजी में, वो हमसे इनकरेक्ट पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है वो बताओ, और हम क्या करते हैं उसमें नहीं लगा के किसी भी करेक्ट को टिक करके आ जाते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा कि वो करेक्ट या इनकरेक्ट क्या पूछ रहा है, पहले इसको अच्छे समझना है। एनीवे, तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या कहता है कि इसमें कह रहा है कि द मास ऑफ सन, मतलब जो भी वो सन का जो मास है, कहता है उसको 10 गुना बढ़ा दिया। अच्छी बात है। और जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मजे की बात है, इसको उन्होंने कहा कि अज्यूम कीजिए कि इसको हमने 10 गुना कम कर दिया। ये 2 अजम्पशन लिया कि सन के मास को 10 गुना बढ़ा दिया, और जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है उसको इस वाले केस में 10 टाइम कम कर दिया। कहा कोई बात नहीं, हम ऐसा सोच तो सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन हम बना तो सकते हैं। अब बताता है कि जी ऑन द, अच्छा इनकरेक्ट बताना है। देखो उसमें जो सिंपल था कि जी के बारे में पूछ रहा है, स्मॉल जी के बारे में पूछ रहा है, क्या ये बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा या क्या होगा। ऐसे 4 ऑप्शन होंगे, आप देख लेना क्वेश्चन में। तो हमें पता है जो जी होता है वो GM/r² होता है। अब r तो ये अर्थ का होता है, मास भी अर्थ का होता है, तो इससे तो हमें कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि डेटा में तो सन दे रखा है, पर डेटा में जी दे रखा है, तो सन का तो यहां कोई काम है ही नहीं, तो इसकी तो हम इसको देखेंगे ही नहीं, पर जी को देखना पड़ेगा। सॉरी, यहां जी जो है इसको कम लिखा है क्वेश्चन में, इसको ज्यादा लिखा है। खैर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो नंबर पूछ ही नहीं, खाली चेंज पूछना है।
तो g अगर हमने बढ़ा दिया तो स्मॉल g भी मेरा 10 टाइम्स मेरा बड़ा हो जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ट्रिकी कह सकते हैं, आसान ही कहेंगे, ट्रिकी है पर आसान है ये। और बच्चों ये मैं बताना भूल गया, ये दोनों क्वेश्चन जो थे ये 18 क्वेश्चंस थे, जो अभी हमने 2 किए हैं ये 18 के क्वेश्चंस थे। अब हम आते हैं 19 पे, 2019 पे हम आते हैं। इसमें है कि वर्क डन टू रेज अ मास m फ्रॉम द सरफेस टू हाइट h। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये सब सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कहा कि अर्थ के, ये अर्थ है अपना जिसका मास m है, मैं इसको बहुत डिटेल में समझा देता हूं। ये इसका रेडियस r है। अब कोई मास यहां m रखा हुआ है, अब इसको यहां से उठा करके यहां पे ले गए h हाइट पे। तो यहां जब हम इस मास को लेके आ गए तो हमने कितना वर्क किया यही पूछ रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया कि यहां मास रखा हुआ था सरफेस पे, इसको उठा करके यहां पे लाकर रख दिया, तो हमने कितना वर्क किया। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमारा अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं है तो बिल्कुल परेशानी होती है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है तो सिंपल, सबको पता है जो वर्क होता है नॉर्मल केस में क्या होता है, चेंज इन एनर्जी को हम वर्क कहते हैं। और यहां तो बिल्कुल यही चीज लगाएंगे। अब यहां की एनर्जी को मैं इनिशियल ले लूंगा और यहां की एनर्जी को मैं फाइनल ले लूंगा, तो जो अपना वर्क होगा वो फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा बस। अब देखो इनिशियल एनर्जी क्या होती है, तो माइनस जी m1 m2 ओवर r, चूंकि यहां डिस्टेंस तो r ही है यहां तक का। सीखो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को। E2 एनर्जी क्या होगी, तो यहां से यहां तक, सॉरी डिस्टेंस यहां से यहां तक गए हैं, पर डिस्टेंस तो हमें यहां से लेना पड़ेगा, तो माइनस जी m1 m2 बाई r प्लस h, ये टोटल एनर्जी हो गई यहां की, ये यहां की एनर्जी थी, तो दोनों का डिफरेंस दिस माइनस दिस, तो ये मेरा हो जाएगा दिस माइनस दिस, तो ये तो हो जाएगा माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच माइनस माइनस, तो ये तो प्लस हो जाएगा जी एम एम बाई आर। कॉमन क्या ले सकते हैं, तो जी एम एम कॉमन ले लिया, अंदर देखो ये मेरा हो गया 1 बाय आर और ये माइनस वाला टर्म था, तो माइनस 1 बाय आर प्लस एच। अब क्या करें, आर प्लस एच, तो हमें तो वर्क निकालना था, तो जी एम एम रहने दिया, नीचे एलसीएम हो गया आर इंटू आर प्लस एच, तो यहां आर प्लस एच माइनस आर, तो आर आर कट हो गया, तो ऊपर केवल एच बचा, तो वर्क मेरा हो गया फाइनली जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू एच बाय आर आर प्लस एच। और यही जो ऑप्शन था वही आपका सही आंसर था बच्चों। तो बहुत मुश्किल नहीं, बढ़िया था क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन था। लेकिन इसमें ये ऑप्शन, इसमें कुछ ठीक है बच्चों, देखो पर आंसर जो है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। एक्चुअली इन्होंने h इक्वल्स टू r दे रखा है क्वेश्चन में, कोई नहीं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और जो आंसर का फॉर्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट में दे रखा है, तो उसको आप इश्यू कर लेते हैं। देखो ना कुछ नहीं है, जो वर्क हो गया अपना जी एम एम, h की जगह पे यहाँ पे हम r लिखेंगे, नीचे देखो यहाँ पे r था तो r ही लिखा, और यहाँ h की जगह पे r लिखेंगे, तो ये मेरा चलिए r प्लस r यानी 2r हो गया। तो देखो बड़ी आराम से एक आर को हमने काट दिया, इसकी कहानी खत्म है। अब हमें इस gm बाय, अगर मैं ऐसे देखो कि ये r तो अपना कट ही हो गया, इसको हटाओ, अगर मैं इसको r स्क्वायर कर दूं तो ऊपर भी एक r लेना पड़ेगा, ले लिया। अब gm बाय r स्क्वायर क्या होता है, स्मॉल g होता है, तो बचा क्या, ये मेरा चला गया, स्मॉल g बन गया, ये तीनों मिल करके, अब बचा mr बाई 2, तो mr बाई 2। तो आपके ऑप्शन में इसी फॉर्म में आंसर गिवन था, तो ये भी सही है, पर आपको आंसर उस फॉर्म में, ठीक है बच्चों। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट 19 का ही है। अच्छा ये 19 का जो है ये आपका ऑल इंडिया वाला पेपर था। 19 में 2 पेपर हुए थे, एक ओडिशा वाला हुआ था, वो अब करेंगे, ठीक है। तो ओडिशा वाला भी बढ़िया क्वेश्चन है, उसको देखते हैं।
ये टाइम पीरियड पे है सैटेलाइट्स के। तो टाइम पीरियड का आपको फार्मूला तो पता ही है, तो उस पर हम इसको फटाफट अभी करके आपको दिखाते हैं बच्चों। हमने बहुत डिटेल में इसलिए किया है कि आप बिल्कुल एनालाइज कर सकें हर छोटे छोटे पॉइंट्स को, और सारा जो क्वेश्चन हमने किया है वो सारे बच्चों के समझ में आए। जो बच्चे थोड़े से पीछे रह गए हैं प्रिपरेशन में, उनको भी आए समझ में कि हम कैसे क्वेश्चंस को करते हैं। तो 2019 का ही क्वेश्चन ये है, उड़ीसा वाला। ये पेपर बाद में हुआ था 19 कि टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब देखो सबको पता है जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है उसका टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है, ये सबको पता है। एट हाइट, और जो उसकी हाइट है वो अर्थ के रेडियस का 6 टाइम्स है। अच्छी बात है, इतनी हाइट पे वो है, लेकिन ध्यान रखना हाइट हमेशा अर्थ के रेडियस से लेते हैं, सॉरी सरफेस से लेते हैं, सरफेस से। अगर सैटेलाइट मेरा यहाँ पे है कोई भी, तो हाइट मेरा यहां से यहां तक होता है और ये तो मेरा आर अलग होता है। तो टोटल हाइट में क्या हो जाएगा अगर बात करें तो ये पूरी लेंथ आर प्लस एच एनीवे, पर अभी ये हाइट है अपना ये 6R। कहा कि अगर कोई दूसरा सैटेलाइट हो जो जिसकी हाइट दे रखी है एच डैश समझ लो, वो 2.5R दे रखा है, तो पूछता है इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टी डैश क्या होगा। ये क्वेश्चन है कि अगर टाइम पीरियड इतना है, कब, जब मेरा हाइट 6R है, तो पूछता है अगर उसी सैटेलाइट का या उसी टाइप के दूसरे सैटेलाइट का अगर हाइट में इतना कर दूं तो टाइम पीरियड क्या होगा। तो देखो बच्चों, जो टाइम पीरियड होता है वो देखो क्या हो सकता है, टोटल डिस्टेंस। तो इसका जो टोटल डिस्टेंस तो इसका पैरामीटर हुआ, तो ये हो गया 2π, और रेडियस तो यहां h प्लस आर लेंगे, तो ये हो गया h प्लस आर अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। तो आपको पता है जो v होता है सैटेलाइट का वो मेरा क्या होता था, √gm/r यानी r प्लस एच। चूंकि हाइट भी तो लेनी पड़ेगी, तो यहां पे gm तो नीचे आ जाएगा चूंकि वेलोसिटी नीचे आता है, और r प्लस एच अंडर ऊपर जाएगा, तो ये पावर 3/2 हो जाएगा। समझ बात आई मैंने कैसे लिखा, ये पावर 3/2 क्यों हुआ। तो ये जो h प्लस आर है या r प्लस एच है, इसका पावर क्या है, ये तो अंडर रूट में है ना h प्लस आर, यानी इसका पावर क्या है, h प्लस आर का पावर हाफ है। और जब ये हाफ ऊपर जाएगा तो इसका पावर तो पहले से 1 था, 1 ही मानते हैं बाय डिफॉल्ट, प्लस हाफ, तो क्या हो जाएगा हाफ प्लस 1, तो ये मेरा जो हो गया वो 3/2 हो गया बच्चों। ठीक है, तो यहां से अपना ये आया फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला भी डिराइव हमने कर लिया। अब कहता है कि जब हाइट मेरा पहले वाले केस में जब 6R हो, तो हाइट की जगह पे लिखेंगे 6R, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो 6R प्लस आर, तो ये तो मेरा हो गया 7R, तो 24 आवर इक्वल्स टू 2π 7R का पावर 3/2 बाय √gm। एक रिलेशन अपना ये आ गया पहले सैटेलाइट का। अब इसका टाइम पीरियड t डैश इक्वल्स टू वही लिखेंगे 2π इसका r प्लस इसका h डैश अपॉन √gm पावर 3/2 वही चीज लिखेंगे। पर यहां पे जो h है वो मेरा 2.5R है, मैंने इसको लिख दिया। अब देखो सारा खेल यहीं पे है। अब 2.5R प्लस R, तो ये तो मेरा टोटल हो गया बच्चों, देखो गौर से देखना 3.5R, बिल्कुल सही है। अब यहां पे क्या दिमाग लगाना है कि 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे फिर आपसे सॉल्व नहीं होगा, ये ट्रिक लगाना ही पड़ेगा। 3.5 को हमने क्या लिखा 7/2। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं 2π 7R को मैंने 7R को मैंने अलग लिया और उसका पावर मैंने 3/2 ले लिया, बाकी √gm को मैंने से लिख लिया। कौन सा 2 कहां गया, मैं 2 को अलग से लिख लेता हूं, यहीं पे मैं 2 को लिख लेता हूं 2 का पावर अगेन 3/2, क्योंकि उसी का पावर ये भी है। अब गौर से देखिए तो ये जो पूरा टर्म है, यही तो ये पूरा टर्म है यहां से यहां तक, तो ये तो अपना 24 है,
तो हम लिख सकते हैं दिस मीन्स टी डैश यानी दिस टी डैश इक्वल्स टू, ये तो पूरा 24 है तो 24 और नीचे मेरा 2 का पावर 3/2, तो 2 का पावर 3 और इसका अपॉन 2, चलो पूरा लिख लेता हूं। तो इसको ऐसे समझो 24 और 2 का पावर 3 है यानी तो 8 हो गया, और पावर 1/2 यानी इसका भी रूट, तो 8 का रूट कितना होता है 2√2 होता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 6√2 आवर्स आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, आसान किसको नहीं कहेंगे। यहां पे ट्रिक आपको अगर पता होगा तभी आप कम टाइम में इसको कर पाएंगे, क्योंकि वहां टाइम ही देखना होता है बच्चों। टाइम जो है सबसे बड़ा वहां पे फैक्टर होता है कि कितने कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन था। एनीवे, तो ये 19 उड़ीसा हो गया। अब है अपना 19 का एक और प्रॉब्लम है, ये है assume gravitational potential energy of at zero, मतलब कहा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो, हमें पता है इन्फिनिटी पे होता है, हमने अज्यूम कर लिया है, पुरानी बात है ये। कहता है द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m when taken to a height of h from surface। बिल्कुल वही एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ये 19 का ही है। कहता है कि कोई अर्थ के सरफेस कोई बॉडी रखा हुआ है m मास का, इसकी यहां पे कुछ एनर्जी होगी, इसको E1 ले लो, इसको h हाइट पे लेके चले गए तो यहां पे इसकी एनर्जी E2 ले लो, तो वो आपका डिफरेंस पूछ रहा है। यहां पे एनर्जी E1, यहां पे एनर्जी E2, तो हमसे यहां पे डेल्टा E पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा। तो देखो बच्चों, ये अभी हमने पीछे किया था और मैं यहां सीधा लिख देता हूं। बिल्कुल देखो, उसमें हमें फायदा हो गया। हमने जो पीछे क्वेश्चन अभी किया था उसमें यहां को क्या आता है GMMH/R R+H, और बाय चांस यही आंसर है, दिस इज योर आंसर। हमने पीछे वाली जो क्वेश्चन किया था ये 19 में ही किया था, ऑल इंडिया वाला, वो सेम क्वेश्चन रिपीट था, तो दिस इज योर आंसर। अब आ जाते हैं 2020 पे। 2020 का क्वेश्चन, इस साल भी 2 पेपर हुए थे और इस साल भी 2 क्वेश्चन हैं, दोनों पेपर में एक एक। अब बॉडी वे, अब यहां पे कहा वेट मतलब क्या होता है फोर्स, यानी जो मास है वो दे रखा है mg 72 न्यूटन, और वैसे भी न्यूटन है तो ये पक्का है कि कुछ लोग क्या सोचते हैं कि वे मतलब वो m मान लेते हैं, मास नहीं, न्यूटन लिखा है तो पक्की बात है ये फोर्स होगा। फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा mg होता है। कहा कोई बॉडी है जिसका कि अर्थ के सरफेस पे जो मास है, सॉरी जो वेट है वो 72 न्यूटन है। अच्छी बात है। कहा कि अगर इसको हम काफी हाइट पे ले जाएं, कितनी हाइट पे, तो h कहा अर्थ के रेडियस का हाफ यानी r/2 हाइट पे, तो यहां पे इसका जो मास सॉरी जो वेट होगा यानी जो यहां का mg यानी mg डैश कहिए वो क्या होगा, ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन ये 2020 का है, और आपको मजे की बात बताऊं कि ये NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। NCERT का 8.15 जो आपका न्यूमेरिकल है चैप्टर के लास्ट में, ये वही क्वेश्चन है, केवल वैल्यूज शायद थोड़ा सा आगे पीछे है। तो ये पूछ रहा है कि यहां पे 72 न्यूटन है तो इस हाइट पे कितना न्यूटन होगा, यानी हमसे mg डैश पूछ रहा है इक्वल्स टू व्हाट। तो देखो ये हाइट तो काफी बड़ी हाइट है, तो हम लगाएंगे फॉर्मूला g डैश जो होता है g1 नहीं, बड़ी हाइट के लिए तो हो जाता है g/1 + h/r का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें क्या स्मार्ट हमें बनना है कि हमें mg डैश चाहिए तो हम यहीं पे m लगा देते हैं, तो यहां भी m लगा देंगे। अब देखो ये mg तो हमें पता है, कितना पता है 72 पता है, नीचे 1 + h पता है r/2, तो h की जगह पे लिखेंगे r/2 और नीचे तो r था ही तो इंटू r, और इसका तो स्क्वायर था, कोई बात नहीं, तो ये r कट हो गया, तो ये मेरा ऊपर तो 72 ही रहेगा, नीचे मेरा 1 + 1/2 तो 3/2 बचा यहां पे केवल, उसका स्क्वायर
तो 72 ऊपर है और 3/2 का स्क्वायर, तो नीचे 9 रहा, ऊपर चला गया 4। अब 9 8 72, 8 चौका 32 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन था बच्चों। तो देखो एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को करके आप जाएंगे पेपर में, कभी भी उसके सीधे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, चैप्टर भले कोई भी हो। तो 20 का, और ये है अपना लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का 2020 का सेकंड पेपर का। ये क्या था? एट व्हाट डेप्थ द जी बिकम्स 1/n टाइम्स द वैल्यू एट द सरफेस। कहा कुछ भी नहीं, सिंपल फिगर समझाता हूं कि अर्थ के सरफेस पे हमें पता है जी तो जी ही होता है। कहा कितना नीचे चले जाए, मान लो यहां चले गए डी डेप्थ पे, कि यहां पे जो जी डैश है वो इसका 1/n टाइम्स यानी g/n हो जाए। इतना सा क्वेश्चन है कि सरफेस पे जो भी g है उसका 1/n टाइम्स यानी nth टाइम्स नीचे कितने डेप्थ पे होगा ये पता करना है। तो कहा ऐसे करते हैं कि डेप्थ में जो g डैश होता है वो g1 - d/r होता है, और g डैश तो अपना इन्होंने कहा है g/n टाइम्स कर देना है। तो g1 - d/r, g कट हो गया, 1/r इक्वल्स टू 1 - d/r। अब इसको सॉल्व कैसे करें? इसको इधर d/r इक्वल्स टू, ये चला गया उधर, तो 1 - 1/n। ये बच्चों वाली चीज है, अब तो खाली सॉल्व करना है। n ले लिया हमने एलसीएम, तो ये बचा n - 1। तो हमें d पूछा था, तो d अपना हो गया, r चला गया उधर, तो r ब्रैकेट सॉरी n n-1/n, यही मेरा आंसर। जो भी उसमें होगा उसको आप टिक कर देंगे। तो बच्चों ये था अपना 2014 से 2020 तक का सारे क्वेश्चंस का डिटेल रिव्यू। कैसे करना है, उसके पीछे क्या कंसेप्ट है, कहां से फॉर्मूला आया है, कैसे अप्रोक्सीमेशन तरीके से सॉल्व करना है, हमने हर चीज को डिस्कस किया है, जिससे कि हम इस नीट के जंग को आसानी से जीत सकें। ठीक है बच्चों, चलिए ओके।